हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर में बना। देखिए हमने पिछले चैप्टर में क्या किया था, पिछले चैप्टर में हमने किया था फेडरलिज्म। ठीक है, अब फेडरलिज्म में हमने क्या पढ़ा था, सेंटर स्टेट के बारे में किया था, पावर्स डिवाइड होती हैं किस तरीके से होती हैं। अब आगे देखते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस होते क्या हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्या कहता है ये कि इट डिवाइड्स ऑल पावर्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है जी, हाउएवर देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ जुडिशियल पावर। इसका मतलब ये है कि आपकी लेजिस्लेटिव मतलब कि इलेक्शन, आपकी जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बन रही है या फिर पार्लियामेंट है या फिर एग्जीक्यूटिव है जिसमें आईएएस आईपीएस हैं, खुद के स्टेट सर्विसेज के हैं, फाइनेंशियल है कि कौन से टैक्सेस कौन कौन लगा सकता है वगैरह वगैरह सब कुछ। ये पावर्स डिवाइडेड तो हैं ही आपके, ठीक है, लेकिन जुडिशियल पावर्स जो हैं वो स्टेट और सेंटर में नहीं डिवाइडेड है। ठीक है जी, फॉर द ऑब्वियस रीज़न कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ था, वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बनाया गया था, एक हायरार्की बनाई गई थी कि अगर कोई भी सिस्टम अगर एक छोटे कोर्ट से स्टार्ट होता है तो वो फिर ऐसे जाते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पे पहुंचेगा। ठीक है जी, फिर ऊपर जाते हुए हाई कोर्ट पे आएगा और फाइनली ऊपर जाते हुए सुप्रीम कोर्ट पे आएगा। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना हुआ है जुडिशरी का और इसकी डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। अनलाइक जैसे हमने कल कैसे किया था फेडरलिज्म के चैप्टर में कि यूएसए में अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, मतलब उनका फेडरल सिस्टम में स्टेट का अलग होता है और सुप्रीम कोर्ट अलग होता है। ठीक है जी, हमारा ऐसा नहीं है। तीसरा पॉइंट कहता है दो द सेंटर एंड स्टेट्स आर सुप्रीम इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स, द मैक्सिमम हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि आपका सेंटर और स्टेट अलग अलग बनाया गया है और सेंटर की पावर ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी रीसेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कह रही है कि जी और सेंटर हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही, सेंटर बोल रहा है कि जी हमने प्रोवाइड कर दिया हुआ। तो अब ये देखिए इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हार्मनी भी नहीं है। ठीक है, और इसके बीच में हस्तक्षेप किसको करना पड़ा, हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा। ठीक है जी, तो आप समझ सकते हैं कि जुडिशियल पावर को एक इंटीग्रेटेड क्यों रखा हुआ है, ताकि एक सिस्टम जो है सेंटर और स्टेट के बीच में उसमें जुडिशरी का भी बड़ा अच्छा रोल है। तो ये बेसिक हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि आगे अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, ये एक इंट्रोडक्शन है। इसलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इलेबोरेट प्रोविजन टू रेगुलेट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है जी, ये ज़रूरी है। और द सेंटर स्टेट रिलेशंस कैन बी स्टडीड अंडर थ्री हेड्स क्या क्या हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। आज हम करेंगे लेजिस्लेटिव क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में भी पढ़ेंगे और फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब ये दोस्तों देखो क्या होता है कि आपके इसमें प्री से रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, लेकिन मेंस जो है, अब मैं प्री और मेंस ही यूपीएससी के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, स्टेट के लिए भी बोल रहा हूँ, और कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको ऐसे बेस्ड लिखना होता है। अभी सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो थिंकिंग पे ज़्यादा बेस्ड है रादर देन ऑब्जेक्टिविटी पे। थिंकिंग पे क्यों, क्योंकि हम आए दिन देखते आ रहे हैं कि इस स्टेट ने कुछ ऐसा किया, सेंटर ने ये किया, और मतलब उसमें फिर अब देखते हैं कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से प्ले कर रहा है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन। अब क्या है कि आर्टिकल 245 से लेके 255 पार्ट 11, अब देखिए सेंटर स्टेट किस में आता है, पार्ट 11 में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और कौन से आर्टिकल 245 टू 255 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है दोस्तों, सेंटर और स्टेट के किस में आता है, पार्ट 11 ऑफ 245 टू 255। ठीक है जी, beside these there are some other articles dealing with some same subject like other federal constitution. The Indian constitution also divides the legislative powers between center and state with respect to both the territory and subject of legislation. मतलब कि
सिर्फ यही आर्टिकल्स नहीं है, इसके अलावा और भी आर्टिकल्स हैं जो कि सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये पार्ट 11 में जो है वो एक्सक्लूसिवली इस बारे में ज़्यादा बात करता है। अब इसके 4 एस्पेक्ट हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के, ठीक है जी। वो 4 एस्पेक्ट क्या है? टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है जी, मतलब कि आप टेरिटरी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, मतलब कि स्टेट का कौन सा हुआ, यूनियन का कौन सा हुआ, कॉन्करेंट कौन सा हुआ, रेजिडुअल क्या हो गया, तो इसके बारे में करेंगे। फिर आता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, मतलब कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन कहाँ कहाँ उसका रोल रहता है स्टेट के फील्ड में। और सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब कि सेंटर का कंट्रोल कहाँ रहता है स्टेट लेजिस्लेशन में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है जी। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है टेरिटोरियल लिमिट्स को, कि इन फॉलोइंग तरीके जो हैं, वेज हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें अपना टेरिटोरियल लिमिट्स दिए गए हैं। अब क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो ही कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, ठीक है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखिए जब हम पढ़ते हैं कि इंडिया जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है जी। और जब हम स्टेट की उसमें आते हैं डेफिनेशन में, जो स्टेट की डेफिनेशन में दिया हुआ है कि ये ऑल्टर कर सकता है, फिर उसमें ऐड कर सकता है, सब्सट्रैक्ट कर सकता है। हम पिछले वाले लेक्चर्स को अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी इस बारे में हमने बात की थी, ठीक है जी। तो अब इसमें पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या है, स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरी आती है, तो इसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है जी। और टेरिटरी में क्या क्या है, द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज एंड एनी अदर एरिया फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब टाइम बीइंग कई बार होता है कि कोई हमारे स्टेट हमारे साथ जुड़ गया हुआ है और उसका फॉर्मली हमारा पूरा प्रोसीजर नहीं हुआ है, तो उसके लॉज और रेगुलेशन भी पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट कहता है स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। द लॉज मेड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट एक्सेप्ट व्हेन देयर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश जो है वो अपने स्टेट के अंदर कोई भी रूल्स रेगुलेशन वगैरह बना सकता है, ठीक है जी, ये इसका अधिकार है। स्टेट उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसके रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्टेट से बाहर है, ठीक है जी, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्टेट से बाहर है और उसमें लगता है कि देयर इज़ सफिशेंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड दैट ऑब्जेक्ट, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगता है कि ये हमारे उसके अंदर आना चाहिए, तो उस पर भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट कहता है द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। मतलब कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का मतलब होगा कि टेरिटरी से बाहर कोई भी चीज़ आ रही है उस पर पार्लियामेंट ही कर सकता है, ठीक है जी, पार्लियामेंट के पास ही सुप्रीम पावर रहेगी, ठीक है। Thus, the laws of the parliament are also applicable to Indian citizens and their property in part of the world, ठीक है जी। मतलब कि लॉज ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे इंडियन सिटीजन पे और उनकी जो प्रॉपर्टी है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑन प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एरियाज जो हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो लगेगी। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स करे थे तो उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थी, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि लॉज ऑफ पार्लियामेंट दैट आर नॉट एप्लीकेबल। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहला कहता है कि प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस प्रोग्रेस गुड गवर्नमेंट ऑफ द 5 यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो इस पे बना सकते हैं रूल्स और रेगुलेशन, किस चीज़ के लिए, जहाँ पे शांति, प्रोग्रेस या गुड गवर्नमेंट के बारे में बात हुई है। और 5 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करी है। वो 5 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन दीव एंड लद्दाख, ठीक है दोस्तों, ये है। और रेगुलेशन
सो मेड हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। लोग कोई भी ऐसे तरीके का रेगुलेशन जो प्रेसिडेंट करेंगे उसका जो इफेक्ट है वो सेम माना जाएगा एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी। और ये जो है इसको रिपील या फिर अमेंड करना है, ठीक है जी, तो इट विल ऑल्सो बी कंसिडर एज अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ओनली। अच्छा, दूसरा पॉइंट कहता है कि गवर्नर के पास पावर है। कैसी पावर है? टू डायरेक्ट कि एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू स्केड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट। मतलब कि गवर्नर कह सकता है कि ये कोई स्केड्यूल्ड एरिया है हमारे स्टेट में और आपका पार्लियामेंट का जो कोई लॉ है ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गवर्नर के पास ये पावर है। अब गवर्नर ऑफ असम के पास, गवर्नर ऑफ असम को अलग अलग पावर्स दी हुई हैं। ठीक है जी। जब हम आर्टिकल 371 करेंगे उसमें देखेंगे कि क्या क्या है। 370 तो एब्रोगेट हो गया, लेकिन 371 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स उनको क्या क्या राइट्स वगैरह मिले। तो गवर्नर ऑफ असम जो हैं वो उनके पास क्या है? मे लाइकवाइज डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरिया। मतलब कि ट्राइबल एरिया में वो अप्लाई नहीं करेगा। और प्रेसिडेंट जो है वो भी सेम पावर है उनके पास जैसी गवर्नर के पास है विद रिस्पेक्ट टू सम एरियाज, ट्राइबल एरियाज ऑफ मेघालय एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है जी। तो असम के गवर्नर के पास जो है ट्राइबल एरिया की पावर है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मेघालय और त्रिपुरा की है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, बहुत ही डीपर में है कि गवर्नर के पास है मेघालय की, मतलब कि शिफ्ट कर देते हैं कई बार स्टेटमेंट कि प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर कर दिया, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। अब लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब ये क्या क्या है? लिस्ट होती है इसकी, हमें तो पता ही है लिस्ट कौन कौन सी है। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है जो कि 7th शेड्यूल में आती है, 7th शेड्यूल में। और आपकी जो बची खुची होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिड्यूरी लिस्ट। ठीक है जी। अब जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है किस चीज़ की? टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर्स। कोई भी इस तरीके के मैटर्स बनाने हैं जो कि यूनियन लिस्ट से हैं जुड़े हुए, तो उसमें किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास है। अब ये जो लिस्ट है इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? प्रेजेंटली 98 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 97 थे। और सब्जेक्ट्स किस तरीके के हैं? देखिए, जो कि पूरे देश को इफेक्ट करते हैं, किसी स्टेट को नहीं, देश को। अब डिफेंस आ गया उसमें, बैंकिंग आ गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, करेंसी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरस्टेट ट्रेड हो गया, कमर्स, सेंसस हो गया, ऑडिट वगैरह। तो अब देखेंगे कि बैंकिंग तो है जी, अब SBI है जी, एक नेशनल बैंक है। तो अब ये इसकी जो रूल्स और रेगुलेशन है वो RBI बनाती है, और RBI एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी ही है, वैसे ऑटोनॉमस है, बट RBI जो है वो पूरे देश के लिए है, उसका पूरा बैंकिंग सिस्टम के ऊपर काम रहता है। ठीक है जी। अगला है द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्यों लिखा है? कि इमरजेंसी में थोड़ा सा इसका चेंज हो जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इसीलिए लिखा हुआ है कि उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट इन एनी मैटर्स इनमेरेटेड इन स्टेट लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट की वो चेंजेस कर सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। ओरिजिनली उसके पास 66 सब्जेक्ट्स हैं, अभी फ़िलहाल 59 हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटाइजेशन हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, प्रिजन्स हो गए, लोकल गवर्नमेंट होगी, फिशरीज़ होगी, मार्केट होगी, थिएटर्स होगी, गैम्बलिंग वगैरह जो भी है। तो इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है जी। वाई ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टेट लिस्ट के। अब देखिए, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, तो अब देखिए कि किसी भी स्टेट का कैसा ज्योग्राफी है, कैसा टॉपोग्राफी है, डेमोग्राफी है, मतलब किस टाइप के लोग हैं, तो पुलिस तो स्टेट के अंडर ही होनी चाहिए। और आपका उसी तरीके से फिशरीज़ और एग्रीकल्चर, मतलब आपका डिफरेंट एरिया जो है उसी तरीके से बना हुआ है। तो ये तो स्टेट लिस्ट में ही आता है कि आपने पर्टिकुलरली क्या क्या चेंजेस लाने हैं, वो स्टेट लिस्ट में है। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट कहता है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब इन दोनों का आ गया, पहले तो पार्लियामेंट किया हमने, फिर स्टेट किया, अब दोनों का आ गया। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किस पे कर सकते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट पे। कॉन्करेंट का बेसिक मतलब है कॉमन,
कॉमन लिस्ट जो है मतलब जो दोनों लिस्ट को इफ़ेक्ट करती है, स्टेट भी इफ़ेक्ट करती है और आपकी सेंटर भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें कौन बनाता है? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब इस लिस्ट में कितने हैं अभी फ़िलहाल? 52 हैं, ओरिजिनली 47 थे। और इसमें कैसे आते हैं? क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल प्रोसीजर हो गया, मैरिज और डाइवोर्स हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, फैमिली प्लानिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, लेबर वेलफेयर हो गया, इकोनॉमी हो गया, सोशल प्लानिंग, ड्रग्स हो गया, फिर आपके न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गए, प्रिंटिंग प्रेस हो गए। तो बेसिकली कॉमन ग्राउंड जो हैं हमारे, ठीक है, जो कि यूनियन को भी पता है, स्टेट को भी पता है कि कॉमन ग्राउंड में उन पे ये दोनों बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम 42nd अमेंडमेंट को अपने बाकी लेक्चर्स में भी देखा होगा। इट इज़ कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें से 5 सब्जेक्ट जो थे 42nd अमेंडमेंट में कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए थे, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए थे। वो कौन कौन से थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजरमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है जी, क्योंकि ये अलग से हैं। ठीक है जी। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड इन अ स्टेट इवन दो द मैटर इन विच एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। मतलब कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि ये वाली कोई पर्टिकुलर चीज़ स्टेट, मतलब कि वो स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है लेकिन स्टेट में नहीं है। इसका एक सही एग्जांपल कैसे दे सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी जो है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेट ओनली। ठीक है जी, इट्स अ स्टेट ओनली। लेकिन यूनियन टेरिटरी या एक्वायर्ड टेरिटरी इट इज़ अ स्टेट ओनली, लेकिन उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन बनाता है? वो बनाता है पार्लियामेंट, मतलब कि सेंटर। तो दिस पॉइंट मीन्स दिस। ओके जी। अब आते हैं 5th पॉइंट है 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ जीएसटी। जीएसटी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है जी, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब इसमें क्या क्या निकल के आया था कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है किस चीज़ के लिए? मतलब कि अब देखिए, पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है किस चीज़ को रिलेटेड? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड बाय यूनियन और बाय द स्टेट। मतलब दोनों की ही, स्टेट भी हो गया और पार्लियामेंट भी हो गया, सॉरी स्टेट भी हो गया और सेंटर भी हो गया, दोनों के पास। ठीक है जी। फर्दर पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब कि दो राज्यों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है जी, और कॉमर्स हो रहा है, उसके बीच में जो भी रूल्स और लॉज बनेंगे उस पर एक्सक्लूसिव राइट किसका है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। ठीक है जी। छठा पॉइंट कहता है द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। अब जो बचे कुछ हैं उसमें कौन बनाता है? ये सारे के सारे जो बचे कुछ हैं उसमें पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट ही बनाता। तो आप देखिए कि हमने फेडरल में देखा था कि हमारा जो सिस्टम है फेडरल, जब हम कर रहे थे पिछले चैप्टर में, हमने देखा था कि सेंटर को स्ट्रांग बनाया हुआ है वो, इसीलिए अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि देखो जी पार्लियामेंट के पास तो बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है जी। अब आता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। अब क्या है कि व्हेन राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इफ़ द राज्यसभा डिक्लेयर्स दैट इट इज़ नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी और मैटर्स इन स्टेट लिस्ट, देन पार्लियामेंट बिकम्स कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन दैट। मतलब कि अगर राज्यसभा को लगता है कि जीएसटी पे कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो कि नेशनल इंटरेस्ट पे है, तो पार्लियामेंट बना सकता है। अब उसका क्या है? ऐसा रेजोल्यूशन जो भी है जो कि राज्यसभा में लाया गया है, वो 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए उसमें। ठीक है जी। और जो रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 साल के लिए। ठीक है जी। अगर ये हो गया तो वो 1 साल के लिए है, और फिर वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स, इट कैन बी रिन्यूड इन नंबर ऑफ टाइम्स बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब कि 1 साल तक होता है ओरिजिनली, बट उसको कितनी बार भी रिन्यू किया जा सकता है।
अगला पॉइंट है द लॉ सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी इन्फोर्स. दिस प्रोविजन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन द सेम मैटर. ठीक है जी. चलिए अब आते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी में क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है किस चीज़ को लेके, जीएसटी के लेके. मतलब कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के मैटर्स जो हैं जो कि स्टेट लिस्ट में भी प्रोवाइडेड हैं, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी बनी है तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाएंगे उसके लॉज बनाने के लिए. ठीक है जी. अगला पॉइंट है व्हेन स्टेट्स मेक रिक्वेस्ट. अब क्या होता है कि अगर लेजिस्लेचर मतलब कि जो स्टेट के लेजिस्लेचर हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो रेजोल्यूशन पास करते हैं और वो रेजोल्यूशन पास करते हैं रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू एनैक्ट लॉज ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, तब पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है. कि 3 स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास किया कि जी हमें जीएसटी में ये पर्टिकुलर टाइप का रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए. अब पार्लियामेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी तो पार्लियामेंट के पास दिखा रहा है कि वो उस पर एक लॉ बना सकते हैं. ठीक है जी. और द लॉ सो एनेक्टेड अप्लाइज ओनली टू दो स्टेट्स विच हैव पास द रेजोल्यूशन. ठीक है जी. मतलब कि इन 3 स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास किया तो इन्हीं पे ही वो अप्लाई करेगा. ठीक है जी. लेकिन इसमें एक और कैच भी है कि जो अमेंडमेंट है या रिपील है वो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर पाएगा. कि अगर पार्लियामेंट ने अगर वो 3 स्टेट्स के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ बना दी है तो इसकी 3 स्टेट्स जो है अमेंडमेंट खुद नहीं कर पाएंगे. वो कौन करेगा? पार्लियामेंट ही कर पाएगा. ठीक है जी. नॉट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ कंसर्न स्टेट. अब आते हैं टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. अब क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉज किस चीज़ पे बनाता है? इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस पे. इस पे जो है स्टेट नहीं बनाती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में होती है. ठीक है जी. अब ये प्रोविज़न जो है वो इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट. और बिल्कुल ठीक भी है कि देखिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो सॉवरेनिटी से रिलेटेड है. ठीक है जी. एग्रीमेंट से रिलेटेड है. प्रियम्बल पे अगर आप जाएंगे तो बोले कि हाँ जी. तो अब ये दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, तो इसमें स्टेट्स का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है. दिस इज़ अबाउट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. ठीक है जी. चौथा है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन. ठीक है जी. अब ये क्या है? बिसाइड पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट डायरेक्टली ऑन स्टेट सब्जेक्ट एक्सेप्शनल सिचुएशंस द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर्स इन फॉलोइंग वेज. ठीक है जी. अब वो कौन से वेज हैं? अब इसमें क्या है कि गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकता है सर्टन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है जी. अब जब हम पार्लियामेंट करेंगे उसमें टाइप्स ऑफ बिल करेंगे और फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर सो ऑन में करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसमें क्या है कि गवर्नर के पास एक राइट होता है रिजर्व करने के सर्टन टाइप्स ऑफ बिल जो कि वो प्रेसिडेंट को भेज सकता है और प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है. ठीक है जी. कि उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट कर दे. अब आता है बिल्स ऑन सर्टन मैटर्स एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है जी. मतलब कि प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अगर मिली है तभी ही वो कर सकता है. जैसे कि बिल्स जो हैं इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. अब इसमें क्या है कि हमारे सेंटर का भी काफ़ी रोल रहता है तो गवर्नर जो है यूजुअली प्रेसिडेंट के पास दे जाता है. तो जो बिल्स जो हैं इस टाइप के वो जब तक प्रीवियस सैंक्शन ठीक नहीं होगी तब उसके बाद ही इंट्रोड्यूस किए जाएंगे स्टेट में. ठीक है जी. और अगला पॉइंट क्या है? द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल्स. ठीक है जी. मतलब सेंटर डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को मनी बिल को रिजर्व करने के लिए अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन ड्यूरिंग फाइनल इमरजेंसी. तो मतलब अगर आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है तो सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है कि आप अभी मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल को रिजर्व कर लो. ठीक है जी. चलिए अब ये हो गया हमारा आज का लेक्चर ख़त्म. अभी हम एग्जीक्यूटिव और आपका फाइनेंशियल अगले लेक्चर में करेंगे. अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं. पहला क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेंटर स्टेट रिलेशन. तो ये आपको पता होना चाहिए पार्ट 11 है. ठीक है जी दोस्तों. अगला क्वेश्चन है
कि हु कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू यूनियन लिस्ट, सेंटर, स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट। तो अब देखिए बात तो हमने सेंटर की हुई है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है? पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू स्टेट हु इज़ द डिसाइडिंग कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि कौन सा कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट विद मोर पॉपुलेटेड स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ द टेरिटरी जुरिस्डिक्शन, नन ऑफ द अबव। तो जब भी आपका कभी भी दो स्टेट्स के बीच में होता है, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला के बीच में रिवर डिस्प्यूट चला है, तो द सुप्रीम कोर्ट जो है वही इस केस को देख रहा है। ठीक है दोस्तों, सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।